हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। सो आज की वीडियो में भी हम क्या करेंगे, थोड़े से एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन promisee refuses to accept performance from the promiser who offers to perform, it is कि अगर कोई promisee क्या करे, रिफ्यूज कर दे कि परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्रोमिसर जो कि ऑफर कर रहा है परफॉर्म करने के लिए, इट इज उसको क्या बोलेंगे, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, विकेरियस परफॉर्मेंस, टेंडर एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि जहाँ पे प्रोमिसी क्या करे, रिफ्यूज कर दे परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए फ्रॉम द प्रोमिसर, सो वो क्या होता है हमारा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, राइट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टेक्स प्लेस। असाइनमेंट कहते कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसको कैसे लेते हैं, बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज, बाय द विल ऑफ ईदर पार्टी, व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, बाय द डेथ ऑफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टेक्स प्लेस बाय द डेथ ऑफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, by the death of a party. Next one is, कहते where a contract could not be performed because of the default by a third person on whose work the promiser relied, it is कहते जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, परफॉर्म नहीं किया जाए बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, जिसके ऊपर की प्रोमिसर, जिसके काम के ऊपर की प्रोमिसर रिलाई कर रहा था, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, is not discharged, is discharged, becomes void and becomes voidable। कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया गया बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, तो वो क्या होगा, तो उस केस में प्रोमिसर इज नॉट डिस्चार्ज, प्रोमिसर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा जब तक कि एक्चुअल परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं की जाती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट व्हेन, कि कुछ केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट के थ्रू ऑर्डर की जाती है, किन केसेस में की जाती है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, damages are an adequate remedy, damages are not an adequate remedy, the contract is uncertain। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उन केसेस में ऑर्डर की जाती है जहां पे डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, कि जहां पे डैमेजेस पे करके हम लोग प्रोमिसर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, राइट। जहां पे डैमेजेस क्या है, एडिक्वेट रेमेडी ना हो। क्लियर। वहां पे कोर्ट क्या करता है, प्रोमिसर को, पार्टी को क्या करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज अ, जो फाइंडर होता है लॉस्ट गुड्स का वो क्या होता है, बेलर होता है, बेली होता है, ट्रू ऑनर होता है और थीफ होता है। जो फाइंडर होता है वो क्या होता है, एज इज परफॉर्म्ड एज एन बेली। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, a guarantee obtained by a creditor by keeping silence as to the material circumstances is, कि गारंटी कहते हैं क्रेडिटर के थ्रू ऑब्टेन की जा रही है बाय कीपिंग साइलेंस एज टू द मटेरियल सर्कमस्टांसेस, कि उसको पता है कि जो भी मटेरियल सर्कमस्टांसेस है उस को लेके वो क्या है, साइलेंट है, उसने वो डिस्क्लोज नहीं की, तो उस केसेस में गारंटी क्या होगी, वैलिड, वॉइडेबल, अनएनफोर्सेबल और इनवैलिड। जहां पे मटेरियल सर्कमस्टांसेस क्रेडिटर नहीं बता रहा, राइट, तो उस केसेस में जो गारंटी दी जाएगी वो क्या होगी, इनवैलिड होगी, राइट, बिकॉज जो भी एक्चुअल रीजन है वो क्या है, डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a price is not determined by the parties in a contract of sale, the buyer is bound to pay। कहते जहां पे प्राइस ना डिटरमाइन किया जाए बाय द पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो बायर क्या अमाउंट पे करेगा, इज बाउंड टू पे द प्राइस डिमांडेड बाय द सेलर, कि जितना सेलर प्राइस डिमांड कर रहा है उतना, ए रीजनेबल प्राइस, द प्राइस विच द बायर थिंक्स इज रीजनेबल, कि प्राइस जो बायर चाहेगा, कि फॉर एग्जांपल बायर को लगे कि 9000 इसके लिए अप्रोक्सीमेट है, तो 9000, एंड द प्राइस टू बी डिटरमाइंड बाय अ थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन।
सो उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें जहाँ पे प्राइस पार्टीज के थ्रू डिटरमाइन ना किया जाए तो वहाँ पे द बायर इज बाउंड टू पे अ रीजनेबल प्राइस। वो क्या करेगा, एक रीजनेबल प्राइस पे करेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अ वारंटी द बायर कैन, कि जहां पे एक वारंटी को ब्रीच किया जाए तो उस केस में बायर क्या कर सकता है, कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम डैमेजेस ओनली, return the goods, refuse to pay the price and refuse to take delivery of the goods, right? So जहाँ पे वारंटी को ब्रीच किया जाए तो बायर क्या कर सकता है, वहां पे क्लेम डैमेजेस ओनली, राइट। बिकॉज ना तो वो रिफ्यूज कर सकता है प्राइस पे करने से, ना ही गुड्स को रिटर्न कर सकता है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, और नीदर कि वो रिफ्यूज कर सकता है टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। वो क्या कर सकता है, ओनली कैन क्लेम डैमेजेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, नॉट द होल ऑफ एग्रीमेंट्स नॉर इज इट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। कहते ना तो ये पूरा होल ऑफ एग्रीमेंट्स है, ना ही पूरा क्या है, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस है। द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स है, द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस है, एंड डी नन ऑफ द अबव। अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें वो क्या है, नॉट द होल ऑफ एग्रीमेंट्स, की जहाँ पे सिर्फ ओनली एग्रीमेंट्स ही नहीं आते हैं, और ना ही एक ऐसा लॉ है जहाँ पे ओनली ऑब्लिगेशंस ही आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज अ स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय, एक स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट किया करेगा, एनी पर्सन, एनी फ्रेंड ऑफ ऑफरर, ऑफरर का कोई भी फ्रेंड, द पर्सन टू whom it is made and any friend of offering. Specific offer only can be accepted by the person to whom it is made, कि जिसको की बोला जाएगा, राइट जिसको की कोर्ट ऑर्डर करेगा परफॉर्म करने के लिए, वो ही स्पेसिफिक ऑफर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन क्या होती है, मस्ट बी एडिक्वेट टू द प्रॉमिस मेड, कि जहां उस जितना क्या प्रॉमिस हुआ है उसके लिए एडिक्वेट होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी एडिक्वेट टू द प्रॉमिस मेड, कि उसके एडिक्वेट नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी ऑफ रीजनेबल वैल्यू, कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, रीजनेबल वैल्यू होनी चाहिए। मस्ट बी ऑफ मोर देन द वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस मेड, राइट कि क्या होनी चाहिए, जितनी वैल्यू के प्रॉमिस हुआ है उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। सो कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, मस्ट बी एडिक्वेट टू द प्रॉमिस मेड। इन्होंने ये यहाँ पे गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, नीड बी एडिक्वेट टू दी, मस्ट बी एडिक्वेट टू द प्रॉमिस मेड, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू अ चैरिटी, द प्रॉमिस इज अ, कि एक प्रॉमिस किया कि हम क्या करेंगे, कि एक चैरिटी करेंगे, तो उस केस में वो प्रॉमिस क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो अगर हम किसी चैरिटी पर्पस के लिए कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो उस प्रॉमिस को क्या माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट, बिकॉज चैरिटेबल पर्पसेस के लिए जो भी एग्रीमेंट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एन इडियट इज, कि अगर किसी इडियट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो क्या होता है, वॉइडेबल, enforceable, invalid and void ab initio. So a contract by an idiot is an void ab initio, because ये स्टार्टिंग से ही क्या है हमारा, void है, उसको क्या बोलते हैं हम, void ab initio. Next, if there is error in cause the contract is, कि जहां पे कोई एरर आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा हमारा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा और इलीगल होगा। जहां पे कोई भी एरर अक्कर हो जाता है बट वो क्या होता है हमारा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड कब होगा, जो स्टार्टिंग से ही क्या होगा, वॉइड होगा। बट वॉइडेबल क्या होगा, जहां पे जो पहले वैलिड होता है बट बाद में किसी रीजन की वजह से, किसी कॉज की वजह से क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं,
वॉइड होते हैं, वॉइडेबल होते हैं, वैलिड होते हैं और इलीगल होते हैं। जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वैलिड होते हैं, राइट। क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। क्लियर, एनी डाउट? सो आज की वीडियो में मैं 15 क्वेश्चंस ही लेके आई थी डिस्कस करने के लिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।